नमस्कार दोस्तों, मैं कुशल पाल तथास्तु क्लासेज पर आपका स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तुगलक वंश। और तुगलक वंश में हम बात करेंगे गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक की। तो शुरुआत करते हैं गयासुद्दीन तुगलक से। तो गयासुद्दीन तुगलक यानी कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। और गयासुद्दीन तुगलक को ही क्या कहा जाता है? गाजी मलिक। तो तुगलक वंश का संस्थापक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक यानी कि गाजी मलिक। गाजी मलिक ने यानी गयासुद्दीन तुगलक ने 29 मंगोल आक्रमणों को विफल किया। 29 मंगोल आक्रमणों को विफल किया। 29 मंगोल आक्रमणों को विफल किया। इसलिए गयासुद्दीन तुगलक ने या गाजी मलिक ने 29 मंगोल आक्रमणों को विफल किया, इसलिए इसको गाजी की उपाधि दी गई। गाजी की उपाधि दी गई। गाजी, जो गाजी की उपाधि होता है इसका मतलब होता है किलर ऑफ नॉन मुस्लिम्स। किलर ऑफ नॉन मुस्लिम्स। किलर ऑफ नॉन मुस्लिम्स। इसका गाजी का मतलब क्या होता है? गाजी की उपाधि का मतलब होता है किलर ऑफ नॉन मुस्लिम्स। तो 29 मंगोल आक्रमणों को विफल किया, इस कारण इसको गाजी की उपाधि दी गई। और गाजी की उपाधि का मतलब होता है किलर ऑफ नॉन मुस्लिम्स भाई। तो यहां से क्वेश्चन है कि गाजी की उपाधि धारण करने वाला, 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 गाजी की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक। तो गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। तो गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था गयासुद्दीन तुगलक। वैसे जो फिरोज शाह तुगलक है, जिसने हिसार की स्थापना की थी, फतेहाबाद की स्थापना की थी, फिरोज शाह तुगलक भी उसने हिंदू महिला के गर्भ से जन्म लिया था। और हिंदू महिला के गर्भ से जन्म लेने वाला पहला शासक भी कौन है? गयासुद्दीन तुगलक है। गयासुद्दीन तुगलक। तो यहां से एक क्वेश्चन और है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हिंदू महिला के गर्भ से जन्म लेने वाला पहला मुसलमान शासक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। हिंदू महिला के गर्भ से, हिंदू महिला के गर्भ से जन्म लेने वाला, हिंदू महिला के गर्भ से जन्म लेने वाला प्रथम मुसलमान शासक। प्रथम मुसलमान शासक। हिंदू महिला के गर्भ से जन्म लेने वाला पहला मुसलमान शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक यानी कि गाजी मलिक। और फिरोज शाह तुगलक ने भी हिंदू महिला के गर्भ से जन्म लिया था। और फिरोज शाह तुगलक, जिसके बारे में पढ़ने के लिए हरियाणा में बहुत कुछ है, क्योंकि फतेहाबाद की स्थापना, हिसार की स्थापना और सिरसा से 12 किलोमीटर दूर हरनीखेड़ा की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक ने भी हिंदू महिला के गर्भ से जन्म लिया था। तो और हिंदू महिला के गर्भ से जन्म लेने वाला पहला मुसलमान शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। और गयासुद्दीन तुगलक ने नहरों का निर्माण कार्य शुरू करवाया। गयासुद्दीन तुगलक ने नहरों का निर्माण कार्य शुरू करवाया। तो नहरों का निर्माण कार्य शुरू करवाने वाला शासक कौन था? ये था गयासुद्दीन तुगलक। नहरों का निर्माण कार्य शुरू करवाने वाला शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। और नहरों का निर्माण कार्य पूरा करवाने वाला शासक था फिरोज शाह तुगलक। तो नहरों का निर्माण कार्य किसने शुरू करवाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। किसने शुरू करवाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। तो नहरों का निर्माण कार्य शुरू करवाने वाला शासक था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? खुसरो शाह। और खुसरो शाह के
दरबार खुसरो शाह का सेनापति कौन था? ग्यासुद्दीन तुगलक। खुसरो शाह का सेनापति कौन था? ग्यासुद्दीन तुगलक, गाजी मलिक। और गाजी मलिक ने खुसरो शाह की हत्या करके किस वंश की स्थापना की थी? तुगलक वंश की स्थापना की थी। तो थोड़ा सा एक बार नजर डालते हैं इसके ऊपर। तो एक बार ये पॉइंट दोबारा फिर इनको रिपीट करते हैं। 29 मंगोल आक्रमणों को विफल किया, इसलिए इसको गाजी की उपाधि दी गई। गाजी की उपाधि का मतलब होता है किलर ऑफ नॉन मुस्लिम्स। गाजी की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक ग्यासुद्दीन तुगलक। हिंदू महिला के गर्भ से जन्म लेने वाला पहला मुसलमान शासक गाजी मलिक। नहरों का निर्माण कार्य शुरू करवाने वाला पहला शासक गाजू मलिक। निर्माण कार्य शुरू करवाने वाला शासक। और नहरों का निर्माण कार्य पूरा किसने करवाया था? वो था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। अब देखो एक बार नजर डालते हैं पीछे। जो खिलजी वंश का अंतिम शासक था वो था खुसरो शाह। कौन था? खुसरो शाह। खुसरो शाह। और खुसरो शाह का सेनापति कौन था? ग्यासुद्दीन तुगलक। ग्यासुद्दीन तुगलक। ग्यासुद्दीन तुगलक। और खुसरो शाह के दरबार में एक प्रसिद्ध सूफी संत रहते थे जिसका नाम था निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया। तो खिलजी वंश का अंतिम शासक था खुसरो शाह। खुसरो शाह का सेनापति था ग्यासुद्दीन तुगलक, जो कि तुगलक वंश का संस्थापक है। और खुसरो शाह के दरबार में एक सूफी संत रहता था। सूफी संत का क्या नाम था? निजामुद्दीन औलिया। तो ग्यासुद्दीन तुगलक और निजामुद्दीन औलिया ये भिन्न विचारधारा के थे, यानी कि इनके आपस में विचार नहीं मिलते थे। विरोधी विचारधारा के व्यक्ति थे, एक दूसरे के कट्टर विरोधी थे। और ग्यासुद्दीन तुगलक ने खुसरो शाह की हत्या करके तुगलक वंश की स्थापना की। तो तुगलक वंश का संस्थापक कौन है? ग्यासुद्दीन तुगलक, गाजी मलिक। और जब ये शासक बना खुसरो शाह ने निजामुद्दीन औलिया को खुसरो शाह ने निजामुद्दीन औलिया को 5 लाख टका धार्मिक अनुदान दिया था। रिलीजियस ग्रांट, धार्मिक अनुदान दिया था। तो जब ग्यासुद्दीन तुगलक ने खुसरो शाह की हत्या करके तुगलक वंश की स्थापना की और जैसे ही ग्यासुद्दीन तुगलक शासक बना, इसने निजामुद्दीन औलिया को संदेश भिजवाया कि आपको जो 5 लाख टका धार्मिक अनुदान किया है उसको वापस खजाने में जमा करवा दे, और नहीं तो कुछ भी हो सकता है, नहीं तो अगले परिणाम के लिए तैयार रहना। तो इस पर निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। तो दिल्ली अभी दूर है, इसका मतलब है कौन किसका नुकसान करेगा ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ, किसी को मालूम नहीं है। तो बार बार बातों पर हम ये भी कह देते हैं, अगर कोई व्यक्ति हमको धमकी देता है कि दिल्ली बहुत दूर है, तो दिल्ली बहुत दूर का मतलब है परिणाम किसी को पता नहीं है, जो परिणाम है वो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। तो जो ये कहावत है दिल्ली अभी दूर है, वो कहाँ से शुरुआत हुई थी? वही शुरुआत हुई निजामुद्दीन औलिया से। तो शब्द लिखो, दिल्ली अभी दूर है। ये शब्द किसने कहे थे? निजामुद्दीन औलिया ने कहे थे। और किसको कहे थे? ग्यासुद्दीन तुगलक को कहे थे। तो पॉइंट है, दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है। ये शब्द निजामुद्दीन औलिया ने कहे थे। ये शब्द निजामुद्दीन औलिया ने कहे थे। ये शब्द निजामुद्दीन औलिया ने कहे थे। दिल्ली अभी दूर है, ये शब्द निजामुद्दीन औलिया ने किसको कहे थे? ग्यासुद्दीन तुगलक को कहे थे। किसको कहे थे? ग्यासुद्दीन तुगलक को कहे थे। तो थोड़ा सा निजामुद्दीन औलिया के बारे में भी नजर डालते हैं। निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया। जो निजामुद्दीन औलिया है,
निजामुद्दीन औलिया एक सूफी संत था, सूफी संत। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य है, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन थे? अमीर खुसरो। तो इस साइड में लिखते हैं अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के जो गुरु थे निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो ने, अमीर खुसरो ने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा, 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा, 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा। अमीर खुसरो ने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा और निजामुद्दीन औलिया ने, निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा, 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा, शासनकाल देखा। तो निजामुद्दीन औलिया एक सूफी संत था, इसके शिष्य थे अमीर खुसरो। निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो के गुरु थे निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो ने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा। दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल निजामुद्दीन औलिया, दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासनकाल अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो उर्दू भाषा के आविष्कारक। तो उर्दू भाषा का आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो ने। सितार व तबले का आविष्कार किसने किया? सितार व तबले का आविष्कार, सितार व तबले का आविष्कार यह भी किसने किया था? अमीर खुसरो ने। खड़ी बोली का आविष्कार, तो खड़ी बोली के आविष्कारक कौन है? अमीर खुसरो। खड़ी बोली के आविष्कारक, खड़ी बोली के आविष्कार कौन है? अमीर खुसरो। तो उर्दू भाषा का आविष्कार भी किसने किया? अमीर खुसरो ने। सितार व तबले का आविष्कार किसने किया? अमीर खुसरो ने। खड़ी बोली का आविष्कार किसने किया? अमीर खुसरो ने। ख्याल गायन पद्धति का आविष्कार भी किसने किया? अमीर खुसरो ने। ख्याल गायन पद्धति का, ख्याल गायन पद्धति का आविष्कार, का आविष्कार अमीर खुसरो। और जो अमीर खुसरो है, अमीर खुसरो की जो पुस्तक है वो है तुगलकनामा। तो तुगलकनामा किसकी पुस्तक है? अमीर खुसरो की। तुगलकनामा पुस्तक के रचयिता कौन है? अमीर खुसरो। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निजामुद्दीन औलिया सूफी संत थे, इनके शिष्य कौन थे? अमीर खुसरो। निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो ने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा। उर्दू भाषा का आविष्कार किसने किया? अमीर खुसरो ने। सितार व तबले का आविष्कार किसने किया? अमीर खुसरो ने। खड़ी बोली का आविष्कार किसने किया? अमीर खुसरो ने। ख्याल गायन पद्धति का आविष्कार भी किसने किया? अमीर खुसरो ने। और अमीर खुसरो की पुस्तक कौन सी थी? तुगलकनामा। अमीर खुसरो की पुस्तक कौन सी थी? तुगलकनामा। अमीर खुसरो की पुस्तक थी तुगलकनामा। तो गयासुद्दीन तुगलक, दिल्ली अभी दूर है,
ये शब्द निजामुद्दीन औलिया ने कहे। निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक को कहे। गयासुद्दीन तुगलक को कहे। यानी कि निजामुद्दीन औलिया और गयासुद्दीन तुगलक, इन दोनों की विचारधारा बिल्कुल भिन्न थी, एक दूसरे के विरोधी थे। तो गयासुद्दीन तुगलक एक तरफ, गयासुद्दीन तुगलक, और दूसरी तरफ थे इसके विरोधी निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया और निजामुद्दीन औलिया के साथ थे मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक दोनों एक ही विचारधारा के थे, यानी कि ये दोनों एक तरफ, गयासुद्दीन तुगलक एक तरफ। तो निजामुद्दीन औलिया और मोहम्मद बिन तुगलक ने एक योजना बनाई, और वो योजना क्या थी? गयासुद्दीन तुगलक है जो, ये लकड़ी के महल का निर्माण करवा रहा था, और इन दोनों ने ये योजना बनाई कि जैसे ही गयासुद्दीन तुगलक बाहर से आएगा, लकड़ी के महल का निरीक्षण करने के लिए आएगा, और जैसे ही वो लकड़ी के महल में प्रवेश करेगा, और हम दोनों क्या करेंगे? हाथियों को दारू पिलाकर उनका मुंह किसकी तरफ कर देंगे? लकड़ी के महल की तरफ। तो जैसे ही गयासुद्दीन तुगलक ने लकड़ी के महल का निरीक्षण करने के लिए गया, तो निजामुद्दीन औलिया मोहम्मद बिन तुगलक ने हाथियों को दारू पिलाकर उनका मुंह किसकी तरफ कर दिया? लकड़ी के महल की तरफ। तो लकड़ी का महल गिरने से किसकी मृत्यु हुई थी? गयासुद्दीन तुगलक की। तो लकड़ी का महल गिरने से किसकी मृत्यु हुई थी? गयासुद्दीन तुगलक की। और गयासुद्दीन तुगलक के बाद अगला शासक कौन बनता है? मोहम्मद बिन तुगलक। अगला शासक कौन बनता है? मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि तुगलक वंश का सबसे महान शासक था, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना या तो फिरोज शाह तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक। तो अगला जो हमारा शासक है, जो जिसको हम डिस्कस करेंगे, वो है मोहम्मद बिन तुगलक। 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 मोहम्मद बिन तुगलक के बहुत से उपनाम हैं। इसके बहुत से उपनाम क्यों है? क्योंकि इसने 5 योजनाएं शुरू की, और पांचों के 5 जो योजनाएं हैं उनमें पूरी तरह से असफल रहा, और 5 योजनाओं असफल रहा, इसलिए इसके कुछ बहुत से उपनाम दिए गए हैं इसको। तो पहला उपनाम देखो, दुनिया का खान किसको कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को। दुनिया का खान। दुनिया का खान किसको कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को। दुनिया का आश्चर्य किसको कहा जाता है? दुनिया का आश्चर्य मोहम्मद बिन तुगलक को, यानी कि सरप्राइज ऑफ द अर्थ। सरप्राइज ऑफ द अर्थ। दुनिया का खान, दुनिया का आश्चर्य। विरोधाभासों का मिश्रण। विरोधाभासों का मिश्रण। विरोधाभासों का मिश्रण, यानी कि विपरीत तत्वों का मिश्रण। विपरीत तत्वों का मिश्रण, यानी कि मिक्सचर ऑफ अपोजिट। मिक्सचर ऑफ अपोजिट। तो विरोधाभासों का मिश्रण, विपरीत तत्वों का मिश्रण किसको कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को। पागल बादशाह कहा जाता है इसको। पागल बादशाह। पागल बादशाह, यानी कि मैड किंग कहा जाता है इसको।
मैड किंग, पागल बादशाह कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक को रक्त पिपासु कहा जाता है, यानी कि मर्डरस किंग। मर्डरस किंग, रक्त पिपासु किसको कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को। और दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान था ये, और फिर भी इसको क्या कहा जाता है? पढ़ा लिखा मूर्ख। सबसे पढ़े लिखे सुल्तान को ही क्या कहा जाता है? पढ़ा लिखा मूर्ख। क्योंकि 5 योजनाएं शुरू की, 5 योजनाओं से एक भी योजना इसकी सफल नहीं हुई, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? पढ़ा लिखा मूर्ख। पढ़ा लिखा मूर्ख, पढ़ा लिखा मूर्ख कहा जाता है। किस शासक को पढ़ा लिखा मूर्ख कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को। और मोहम्मद बिन तुगलक को ही धनवानों का राजकुमार कहा जाता है। धनवानों का राजकुमार कहा जाता है। धनवानों का राजकुमार किसको कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के इतने उपनाम है। दुनिया का खान, दुनिया का आश्चर्य, विरोधाभासों का मिश्रण, विपरीत तत्वों का मिश्रण कहा जाता है। पागल बादशाह कहा जाता है इसको, रक्त पिपासु कहा जाता है, पढ़ा लिखा मूर्ख कहा जाता है इसको, और धनवानों का राजकुमार भी किसको कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। तो इतने उपनाम है मोहम्मद बिन तुगलक के। आगे लिखो। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक ये धर्मनिरपेक्ष शासक था। धर्मनिरपेक्ष शासक, धर्मनिरपेक्ष शासक था, यानी कि हर धर्म को समान तवज्जो देता था भाई, समान रूप से सभी को मान सम्मान और आदर देता था। ये धर्मनिरपेक्ष शासक था। और खासकर हिंदुओं के त्योहार होली दिवाली में भाग लेने वाला पहला मुसलमान शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। खासकर हिंदुओं के त्योहार जो होली दिवाली है उनमें भाग लेने वाला पहला मुसलमान शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान, दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान, दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान, दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। और इसकी योजनाएं फेल हो गई। जितनी भी इसकी योजना फेल हो गई, फेल होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? पढ़ा लिखा मूर्ख भी कहा जाता है। तो दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान ये गणित, विज्ञान तथा दर्शन शास्त्र का ज्ञाता था। दर्शन शास्त्र का ज्ञाता था, दर्शन शास्त्र का ज्ञाता था। सर्वाधिक विद्रोह, सर्वाधिक विद्रोह, सर्वाधिक विद्रोह मोहम्मद बिन तुगलक के, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के दौरान हुए। तो सबसे ज्यादा विद्रोह किसके शासनकाल के दौरान हुए? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान हुए सबसे ज्यादा विद्रोह, यानी कि 34 विद्रोह हुए थे। 7 उत्तर भारत में और 27 विद्रोह हुए थे दक्षिण भारत में। यानी कि कितने विद्रोह हुए? 34 विद्रोह। तो सबसे ज्यादा विद्रोह किसके शासनकाल के दौरान हुए थे? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान हुए थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के दर्शन करने वाला, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के दर्शन करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के दर्शन करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक।
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, ये अजमेर राजस्थान में है। कहाँ ये? अजमेर राजस्थान। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर राजस्थान। और अजमेर राजस्थान में 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो अजमेर से 2 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ है? अजमेर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के दर्शन करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक ने 5 योजनाएं शुरू की और 5 की 5 योजनाएं असफल। जो इसकी 5 योजनाएं हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं, मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं। पहली योजना थी इसकी, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में भू राजस्व में वृद्धि, भू राजस्व में वृद्धि। गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में भू राजस्व में वृद्धि। गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में, दो आब यानी कि 2 नदियों के बीच का क्षेत्र। 2 का मतलब 2, आब का मतलब नदियां, यानी कि 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है दोआब। तो गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में भू राजस्व में वृद्धि। जो गंगा और यमुना के बीच का क्षेत्र था वो काफी उपजाऊ था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सोचा कि जो काफी उपजाऊ क्षेत्र है और क्यों ना यहाँ पर भू राजस्व में वृद्धि की जाए और यहाँ से कुछ टैक्स कलेक्ट किया जाए और उसको किसके ऊपर खर्च किया जाए? सेना के ऊपर खर्च किया जाए। तो जैसे ही इसने भू राजस्व में वृद्धि की घोषणा की, पूरे भारत में अकाल पड़ गया और साथ में फैल गया प्लेग। तो प्लेग फैलने की वजह से और अकाल पड़ने की वजह से जो भू राजस्व में वृद्धि की घोषणा की गई थी उसको वापस लेना पड़ा। तो यानी कि ये योजना भी इसकी पूरी तरह से असफल। साथ में इस घोषणा को तो वापस लेना ही लेना पड़ा, साथ में कृषि विभाग की स्थापना करनी पड़ी, अकाल संहिता का निर्माण किया, यानी कि जहां से इसको पैसा मिलना था वो पैसा मिलने के बजाय इसको वहां पर पैसा खर्च करना पड़ा, जिससे जो इसकी योजना है पूर्ण तरह से असफल हो गई। तो गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में वृद्धि, भू राजस्व में वृद्धि। जैसे ही वृद्धि की, पूरे भारत में अकाल पड़ गया और साथ में भारत में प्लेग फैल गया। तो अकाल पड़ने के कारण, प्लेग फैलने के कारण जो भू राजस्व में की गई वृद्धि की जो घोषणा थी उसको वापस लेना पड़ा, यानी कि इस योजना में भी मोहम्मद बिन तुगलक पूरी तरह से असफल हुए। तो दीवान ए कोही, मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए कोही कृषि विभाग की स्थापना की, कृषि विभाग की स्थापना की, कृषि विभाग की स्थापना की। तो कृषि विभाग की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवाने को ही जिसको कहा जाता है कृषि विभाग, और कृषि विभाग की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक। किसानों को तकावी ऋण, सौंदर्य ऋण, तकावी को ही कहा जाता है सौंदर्य ऋण, तकावी ऋण और सौंदर्य ऋण, इनका अर्थ है भाई कृषि ऋण, यानी कि एग्रीकल्चर लोन भाई, कृषि ऋण। तो किसानों को तकावी ऋण, सौंदर्य ऋण, कृषि ऋण जारी करने वाला, कृषि ऋण जारी करने वाला प्रथम शासक। किसानों को कृषि ऋण, तकावी ऋण, सौंदर्य ऋण जारी करने वाला पहला शासक भी कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। और अकाल से निपटने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने अकाल संहिता का निर्माण किया, अकाल संहिता का निर्माण किया, अकाल संहिता का निर्माण किया, अकाल संहिता का निर्माण किया। अकाल संहिता का निर्माण भी किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया।
अकाल संहिता का मतलब है फेमाइन कोड में, फेमाइन कोड, यानी कि अकाल संहिता का निर्माण भी किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। एक मिनट, तो यानी कि जो मोहम्मद बिन तुगलक की जो पहली योजना थी गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में भू समृद्धि, वो भी पूरी तरह से असफल रही। तो अब करते हैं दूसरी योजना की बात। दूसरी योजना थी राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन, राजधानी परिवर्तन। पहली राजधानी थी दिल्ली और मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की। दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की और देवगिरी का नाम रखा दौलताबाद, और देवगिरी का नाम रखा दौलताबाद। तो राजधानी परिवर्तन, मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से कहां स्थानांतरित की? देवगिरी में, और देवगिरी का क्या नाम रखा? दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तन क्यों किया? इसका कारण क्या था? एक तो कारण था दिल्ली को मंगोल आक्रमणों से बचाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली की बजाय राजधानी क्या बनाई? देवगिरी। यानी कि दिल्ली को मंगोल आक्रमणों से बचाने के लिए, दिल्ली को मंगोल आक्रमणों से बचाने के लिए, मंगोल आक्रमणों से बचाने के लिए, दिल्ली को मंगोल आक्रमणों से बचाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तन किया। दूसरा, दक्षिण भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए, दक्षिण भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए, इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए, इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए। लेकिन जैसे इसने राजधानी दिल्ली से देवगिरी बनाई, मंगोलों ने पहले से भी ज्यादा आक्रमण दिल्ली के ऊपर करने शुरू कर दिए, और मोहम्मद बिन तुगलक ने जो राजधानी है फिर से देवगिरी से किसको कर दिया? दिल्ली के अंदर कर दिया। यानी कि जो ये योजना थी ये भी मोहम्मद बिन तुगलक की पूरी तरह से असफल। तो जैसे इसने राजधानी दिल्ली से देवगिरी की, तो यहां से सभी को आदेश दे दिया कोई भी दिल्ली के आसपास इस क्षेत्र में नहीं रहेगा। और यहां से कोई बच्चे थे, बूढ़े थे, यानी बीमार व्यक्ति से, वो सारे के सारे दिल्ली से देवगिरी गए। कुछ व्यक्तियों की जाते हुए मृत्यु हो गई, और फिर राजधानी किसने? देवगिरी से दिल्ली बना दी गई, और फिर उन सभी को कहां वापस आना पड़ा? दिल्ली। और कुछ व्यक्तियों की आते हुए मृत्यु हो गई। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? रक्त पिपासु कहा जाता है, पागल बादशाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रक्त पिपासु कहा जाता है, पागल बादशाह कहा जाता है। यानी कि जो ये राजधानी परिवर्तन वाली योजना थी ये भी पूरी तरह से असफल, पूरी तरह से असफल। तीसरी जो इसकी योजना थी वो थी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, यानी कि सर्कुलेशन ऑफ टोकन मनी। सर्कुलेशन ऑफ टोकन मनी। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन शुरू करने वाला शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। और सांकेतिक मुद्रा यानी कि जो पहले लेन देन था वो किस में था? चांदी में। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चांदी की कमी हो गई, और मोहम्मद बिन तुगलक ने सोचा कि जो चांदी में लेन देन है इसको ही बंद कर दिया जाए, ताकि भारत की चांदी भारत में ही रही, भारत से बाहर न जाए। इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन शुरू किया। और जो सांकेतिक मुद्रा थी उसका नाम था दोकानी, और किसकी मुद्रा थी? वो तांबे की मुद्रा थी। और सब कुछ लेन देन किस में शुरू कर दिया? तांबे में शुरू कर दिया गया। तो जो भी व्यक्ति जिस व्यापारी जो व्यापार करते थे सभी तांबे में किया जाता था, दुकानदारों से लेन देन था वो भी तांबे में किया जाता था। तो लेकिन लास्ट में क्या हुआ? जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसके ऊपर बात हट गई।
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होते थे, पहले भी होते थे, अब भी होते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापारियों ने कहा अगर लेन देन करना है तो चांदी में करेंगे, अदरवाइज व्यापार बंद। तो मजबूर होकर मोहम्मद बिन तुगलक ने दोबारा से फिर क्या शुरू किया, दोबारा से फिर लेन देन किस में शुरू कर दिया, चांदी में लेना देना शुरू कर दिया। तो जो व्यापारी पहले से तांबे में लेन देन किया था, तो जितने भी दुकानदार थे, व्यापारी थे, सारे इसके पास गए कि हमारे पास तो क्या है, हमने सभी वस्तुएं अपनी दे दी, व्यापार कर लिया, हमारे पास क्या आया बदले में, तांबा, तांबे के सिक्के आए हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा जितने भी आपके पास तांबे के सिक्के हैं वो यहाँ पर सरकारी खजाने में जमा कराओ और वहाँ से चांदी के सिक्के लेके जाओ। लेकिन उस समय भी क्या है, जैसे नकली नोटों का कारोबार शुरू होता है तो वहाँ पर कारोबार शुरू हो गया। और जो क्योंकि उस समय कोई टकसाल नहीं थी और टकसाल न होने के कारण कोई आइडेंटिटी मार्क नहीं था उनके ऊपर, पहचान चिन्ह नहीं बनाए गए थे, तो सुनारों ने घर में ही तांबे के सिक्के बनाने शुरू कर दिए और जिसकी वजह से मोहम्मद बिन तुगलक को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और जिस वजह से जो सांकेतिक मुद्रा है ये भी योजना पूरी तरह से असफल रही। तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन शुरू करने वाला भारत का पहला शासक कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन शुरू करने वाला भारत का पहला शासक कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक। और उस मुद्रा का नाम था, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू की गई सांकेतिक मुद्रा का नाम था, सांकेतिक मुद्रा का नाम था दोकानी और ये तांबे की मुद्रा थी। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक ने जो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन शुरू किया था वो किससे प्रेरित होकर शुरू किया था। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन के कुबलई खान से प्रेरित होकर सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन शुरू किया। 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 तो किससे प्रेरित होकर, चीन के कुबलई खान से प्रेरित हो गया। यानी कि विश्व में सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन शुरू करने वाला व्यक्ति कौन था, कुबलई खान, जो कि चीन का था। और इसी से प्रेरित होकर मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन शुरू किया था। और अंत में मोहम्मद बिन तुगलक को जो ये तांबे की मुद्रा चलाई थी इसको बंद करके फिर से लेन देन किस में शुरू करना पड़ा, फिर भी चांदी में लेन देन शुरू करना पड़ा। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक की जो ये योजना थी इससे मोहम्मद बिन तुगलक को बहुत बड़ा नुकसान हुआ और मोहम्मद बिन तुगलक को ये सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन है ये बंद करना पड़ा और फिर से चांदी में लेन देन शुरू करना पड़ा। तो ये योजना भी मोहम्मद बिन तुगलक की पूरी तरह से असफल। इसके बाद चौथी जो योजना थी वो थी खुरासान का अभियान। चौथी जो योजना है वो है खुरासान का अभियान। खुरासान का अभियान। खुरासान अभियान। जो खुरासान है ये मध्य एशिया में पड़ता है। खुरासान मध्य एशिया में पड़ता है। खुरासान के शासक, खुरासान मध्य एशिया में पड़ता है और खुरासान में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल चल रहा था और जिसकी वजह से चाचा और भतीजा में सिंहासन को लेकर संघर्ष, चाचा और भतीजा में राज सिंहासन को लेकर संघर्ष चल रहा था। तो जो खुरासान के आसपास के देश थे, खुरासान के आसपास जैसे मिस्र है, ईरान है, तो मिस्र का शासक, ईरान का शासक और मोहम्मद बिन तुगलक ये तीनों मित्र थे जिसको त्रिमैत्री संघ कहा जाता है। यानी कि तीन मित्रों का एक संघ बना हुआ था जिसको कहते थे त्रिमैत्री संघ। त्रिमैत्री संघ में कौन कौन शामिल थे, मोहम्मद बिन तुगलक, मिस्र का शासक, ईरान का शासक। और तो खुरासान कहां पड़ता है, मध्य एशिया में। और मध्य एशिया में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल चल रहा था। चाचा और भतीजा में राज सिंहासन को लेकर लड़ाई चल रही थी।
तो मिस्र और ईरान के शासक ने मोहम्मद बिन तुगलक को संदेश भिजवाया कि जो खुरासान है, खुरासान में राजनीतिक स्थिरता का माहौल चल रहा है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी का माहौल चल रहा है, क्यों ना इस स्थिति का फायदा उठाया जाए। हम तीनों मिलकर किसके ऊपर आक्रमण कर देते हैं, खुरासान के ऊपर आक्रमण कर देते हैं और तीनों बराबर बराबर भागों में इसको बांट लेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक एकदम से तैयार, कोई नहीं, वाई नॉट, बिल्कुल करते हैं। और मोहम्मद बिन तुगलक ने 3,70,000 व्यक्तियों की एक सेना बनाई और उस सेना को 1 साल का एडवांस दे दिया। लेकिन जैसे ही युद्ध करने का समय, आक्रमण करने का समय हुआ, तो मिस्र के शासक, ईरान के शासक ने मोहम्मद बिन तुगलक को यह संदेश भिजवाया कि यहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता जो है वो खत्म हो चुकी है, चाचा भतीजा में समझौता, इसलिए युद्ध करना कैंसल कैंसल कैंसल। और इससे भी मोहम्मद बिन तुगलक को बहुत बड़ा नुकसान। तो इस योजना में भी ये असफल रहा, यानी कि जो खुरासान का अभियान है, आक्रमण करने से पहले ही ये भी योजना असफल हो गई और सेना को 1 साल का एडवांस पहले ही दे दिया था, इसमें भी भारी नुकसान। तो ये योजना भी मोहम्मद बिन तुगलक की फेल। इसके बाद है कराचिल का युद्ध। कराचिल का युद्ध, कराचिल अभियान, कराचिल अभियान। जो ये कराचिल है, ये कुल्लू और कांगड़ा के बीच का क्षेत्र है, कुल्लू और कांगड़ा के बीच का क्षेत्र, ये कराचिल। और ये चीन के प्रभाव वाला क्षेत्र था, यानी कि इसके ऊपर किसका अधिकार था, चीन का। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सीमावर्ती इलाकों पर अपना प्रभाव जमाने के लिए कराचिल पर आक्रमण करने का विचार किया, ताकि ये पता चले कि आपके आसपास जो दिल्ली सल्तनत का शासक है वो कौन रहता है, मोहम्मद बिन तुगलक। तो सीमावर्ती इलाकों पर प्रभाव जमाने के उद्देश्य से मोहम्मद बिन तुगलक की सेना कहां पहुंच गई, कराचिल में। और जैसे ही सेना कराचिल पहुंची, रात को बर्फ का तूफान आ गया और सारे सैनिक मारे गए। उसमें से केवल 10 ही सैनिक बचे थे, यानी कि यहां भी मोहम्मद बिन तुगलक की जो किस्मत है वो भी खराब रही। इस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा जाता है, रक्त पिपासु कहा जाता है, पागल बादशाह कहा जाता है, विरोधाभासों का मिश्रण कहा जाता है, विपरीत तत्वों का मिश्रण कहा जाता है, धनवानों का राजकुमार कहा जाता है, दुनिया का खान कहा जाता है, दुनिया का आश्चर्य कहा जाता है। तो जो एक कराचिल अभियान है ये भी पूरी तरह से असफल, यानी कि इसने जो 5 योजनाएं शुरू की थी, 500 की 5 योजनाओं में पूरी तरह से असफल। ये तो मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं थी। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में अफ्रीकी यात्री आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में अफ्रीकी यात्री आया था जिसका नाम था इब्न बतूता। इब्न बतूता, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में कौन आया था, इब्न बतूता। कहां का यात्री था, अफ्रीकी यात्री। और अफ्रीका के किस देश से आया था, मोरक्को से। किस देश से आया था, मोरक्को से। और कितनी बार आया, 2 बार आया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में कौन सा अफ्रीकी यात्री आया था, इब्न बतूता। अफ्रीका के किस देश से आया था, मोरक्को से आया था। और इब्न बतूता की जो पुस्तक है वो थी किताब उल रहला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इब्न बतूता की पुस्तक कौन सी है, किताब उल रहला। किताब उल रहला, किताब उल रहला मोहम्मद बिन तुगलक की, यानी इब्न बतूता की पुस्तक कौन सी है, किताब उल रहला। इब्न बतूता, मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को चीन का राजदूत नियुक्त किया। चीन का राजदूत नियुक्त किया और ये चीन में 8 साल तक रहा। चीन में ये 8 साल तक रहा। और इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली का न्यायाधीश बनाया गया था, काजी नियुक्त किया गया था। तो दिल्ली का पहला विदेशी मुख्य न्यायाधीश भी कौन था, इब्न बतूता। दिल्ली का प्रथम विदेशी मुख्य न्यायाधीश दिल्ली का प्रथम विदेशी मुख्य न्यायाधीश भी कौन था, इब्न बतूता। इसलिए इब्न बतूता के बारे में जितने भी पॉइंट है सारे के सारे इंपॉर्टेंट।
इब्न बतूता किसके दरबार में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। कहाँ से आया था? अफ्रीका से। अफ्रीका के किस देश से? मोरक्को से। कितनी बार आया? 2 बार आया। पुस्तक कौन सी है? किताब उल रहला। और दिल्ली का पहला विदेशी मुख्य न्यायाधीश भी कौन था? ये था इब्न बतूता। और 1351 में थट्टा पाकिस्तान में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु। तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी 1351 में। कहाँ हुई थी? थट्टा पाकिस्तान में। और इसकी मृत्यु पर एक इतिहासकार बदायूं ने क्या लिखा था? वो लिखा था, अंततः लोगों को इससे मुक्ति मिली और इसे लोगों से मुक्ति मिली। तो ये किसने कहा था? बदायूं ने कहा था। ये कहा था बदायूं ने। अंततः लोगों को इससे मुक्ति मिली और इसे लोगों से और ये कहा था बदायूं ने। तो आज के लिए इतना ही। अगर क्लास आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।